अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर जो है हम ज़ाहिर करते थे के से, और वो होता था चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब जो जब इनकम में चेंज होती है, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंज हो तो इनकम में चेंज आ जाती है, और जब इनकम में चेंज आए तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। जब ज़्यादा डिमांड करते हैं तो उसकी डिमांड पूरी करने के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट होती है। उससे आता है एक्सीलेटर प्रिंसिपल। अब जो उसको मैं ACC से ज़ाहिर कर रहा हूँ, एक्सीलेटर प्रिंसिपल, वो ज़ाहिर करते हैं उसको बीटा से। तो बीटा जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जनाब चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। जो के यानी मल्टीप्लायर था वो कहता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इनकम। होता क्या है, जब आप फैक्ट्री लगाते हो लोगों की इनकम में इजाफा होता है। ओके, ये वाली बात मानी जा सकती है। जो जब लोगों की इनकम में इजाफा होता है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। एक बंदे की नौकरी लग गई है, उसके पास ज़्यादा इनकम आएगी, अब वो ज़्यादा फ्रिज डिमांड करेगा, वो AC डिमांड करेगा, वो गाड़ी डिमांड करेगा। तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए और फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। यानी कुल मिला के बात ये है, मल्टीप्लायर कहता है अगर इन्वेस्टमेंट बढ़े तो इनकम बढ़ती है। एक्सीलेटर कहता है, जिसको बीटा से ज़ाहिर करते हैं, अगर जो है इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो ये एक के बाद दूसरा आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जो है कंप्लीट करते हैं। तो ये सिर्फ एक सिलसिला चल पड़ता है, यानी इनकम से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ती है, ये फिर चल चलते हैं। अच्छा, वो कहता है इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ, ये हमने चैप्टर नंबर पीछे पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में, कि जो इन्वेस्टमेंट है फंक्शन है इनकम का। डेफिनेटली इनकम जो है ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट सेविंग होगी, सेविंग से इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा होगी। ओके, चेंज इन इन्वेस्टमेंट यानी बीटा मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन इनकम। तो हमारा जो अगर हम पीछे अपना वो करें तो वो था चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या कहती है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बीटा इंटू, ठीक है, इंटू चेंज इन इनकम। बिल्कुल सही वाली बात है। अगर हम कहें तो ये देखो, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब ये इनकम उधर चला जाए तो ये वाला फार्मूला बन जाता है। हाँ, हमें पता है, ठीक है। तो अब हमें दोनों का जो है अंदाज़ा हो गया है, हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। वो कहता है अच्छा, आप अगर यानी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ाओ तो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। हम क्या, वो कैसे? वो कहने भाईजान इस तरह से कि अगर आप AC मांगोगे तो AC बनाने वाली मशीन की यानी कैपिटल गुड की डिमांड बढ़ेगी। JM क्लार्क कहता है डिमांड फॉर कैपिटल गुड इंक्रीजेस। AC बनाने वाली मशीन की जो है वो जो है डिमांड बढ़ेगी एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। जब आपकी इनकम बढ़ेगी और आप कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करोगे तो अल्टीमेटली किसकी बढ़ेगी? कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है इनकम बढ़े तो लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। जब ज़्यादा खर्च करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ों को डिमांड करते हैं। जब डिमांड कर लेते हैं और कहते हैं कि हमें और चीज़ें दो, तो उसको पूरा करने के लिए एक नई फैक्ट्री लगाती है। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। ये वाली बात हमें समझ आ गई? नहीं जी, हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। जब हम आगे चलते हैं तो वो कहता है डेफिनेशन किसकी? एक्सीलेटर प्रिंसिपल, जिसको हम बीटा से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। बीटा से जब हम ज़ाहिर करते हैं तो वो कहते हैं जनाब कि इनके दरमियान जो है चले पढ़ लेते हैं। स्मॉलर चेंज इन आउटपुट यानी इनकम यानी एग्रीगेट डिमांड काजेज ग्रेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे क्या था, जो है स्मॉलर चेंज इन इन्वेस्टमेंट काजेज ग्रेट चेंज इन जो है आउटपुट। यहाँ पे क्या कहता है? आउटपुट में जो है, इसमें क्या कहता है? आउटपुट में यानी जो है एग्रीगेट डिमांड में या इनकम में अगर चेंज आए तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है। इफ आउटपुट इंक्रीजेज देन फर्म विल हैव टू इन्वेस्ट मोर इन ऑर्डर टू मेंटेन हायर आउटपुट, ठीक है। अपनी चीज़ें ज़्यादा बनाने के लिए वो क्या करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है इनकम का, और इसी तरह से
चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बीटा इंटू, ये वाला फार्मूले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एजम्पशन है कुछ इसकी, चले वो हम एजम्पशन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। एजम्पशन नंबर 1 है कैपिटल टू आउटपुट रेशो सेम रहे। अब कैपिटल टू आउटपुट रेशो क्या है, अगर देखें एक बंदे के पास जो है 1000 चीज़ों की डिमांड आती है, एक फैक्ट्री वाला है, तो वो क्या जब मशीन लगाएगा 1000 चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाली है, नहीं, आउटपुट या डिमांड या नेशनल इनकम में इजाफा हुआ है, यूँ समझ लें 1000 का, ठीक है। लेकिन अब वो जो मशीनरी लगाएगा ना, वो हो सकता है 2000 चीज़ें बनाने वाली। क्यों, एक बंदे के पास है, क्या अभी उसने डिमांड पूरी करनी है, वो कहना है मशीन लगा ही रहा हूँ, ज़्यादा देर लगा लो, तो हो सकता है वो 2 या 3000 चीज़ें प्रोड्यूस करने वाला कैपिटल लगाए। इसको कहते हैं आउटपुट टू कैपिटल रेशो या कैपिटल टू आउटपुट रेशो, कि आपने कितना कैपिटल लगाया आउटपुट के मुकाबले में। तो वो कहता है ये रेशो जो है जब एक दफ़ा बन गई तो फिर इसको क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जिस तरह से आपने वहाँ पे पढ़ा था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम रहे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू वगैरह ये सारी सेम रहे। ओके, आगे कहता है एग्जिस्टिंग प्लांट्स ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, ठीक है। वो कहता है इधर से देखें, इधर से चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम बढ़ी यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, तो और अगर जो है स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है बिजनेस के पास, तो फिर वो क्या करेंगे, वो तो जनाब बिजनेस के पास अगर स्पेयर कैपेसिटी मौजूद है तो उसी में से बना के देगा, नई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब है, इसकी दूसरी एग्जम्पशन क्या है कि जो आपके प्लांट हैं वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करें, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जनाब प्लांट जो है वो किस पे ऑपरेट करें, फुल कैपेसिटी पे। फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो, इसका मतलब है जैसे ही उधर से डिमांड बढ़े तो एक नया प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है। ओके, रिसोर्सेस अवेलेबल हो, ठीक है, लेबर हो, कैपिटल हो, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हों, ताकि जो है क्या होना चाहिए, रिसोर्सेस अवेलेबल हों। अगर लेबर अवेलेबल ना हो, बाकी चीज़ें अवेलेबल ना हो, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो रिसोर्सेस मौजूद हो नई जो है क्या करने के लिए, जो है इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, अगर डिमांड बढ़े तो जो क्या नाम है उसका, जो सेठ साहब हैं वो अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाएं। ये ना हो कि वो कहें कि जनाब बस अल्लाह का शुक्र है जितना बनाते हैं बिक जाते हैं, हमें और बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आखिरी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, जब ज़रूरत पड़े तो प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और आखिरी जो इसमें एजम्पशन है वो क्या है, क्रेडिट मनी कंसीडर टू बी इलास्टिक, जब भी ज़रूरत पड़े तो क्रेडिट मनी अवेलेबल हो, यानी बैंक क्रेडिट दे रहे हो, ठीक है। अब मैं इसको वो एक चीज़ अगर हम आगे चलें ये वाली टेबल के लिए, तो कैपिटल आउटपुट रेशो जो है वो 2:1 है, और डेप्रिसिएशन है 5% प्रीवियस ईयर के कैपिटल, पिछले साल के कैपिटल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके, कैपिटल टू आउटपुट रेशो 2:1 है, और डेप्रिसिएशन पिछले साल की वो है, ठीक है। अच्छा, उसने हमें डाटा दे दिया, ये आउटपुट दे दिया, ठीक है, और ईयर दे दिया। ये जो T1 लिखा हुआ है, T पहला साल है, T+1 इसका मतलब दूसरा साल, इसका मतलब तीसरा साल, ये चौथा और पांचवा, और ये छठा साल है। पहले साल आउटपुट जो है वो 100 है, और कैपिटल टू आउटपुट रेशो कितनी है, 1:2 की है, ठीक है, या 2:1 की कह दें। मतलब एक तरह से आउटपुट हो तो कैपिटल 2 का लगेगा तो 100 है तो ये 2 लगेगा, फिर दूसरे साल भी 100 है तो 200, ये 120 है तो 240, ये 140 है तो 280, इसी तरह से 160 है तो 320, इसी तरह से 160। तो कैपिटल आउटपुट रेशो के मुताबिक हमने कैपिटल वगैरह भी निकाल लिया। ओके हो गया। उसके बाद जो है वो कहता है डेप्रिसिएशन जो होती है वो 5% है पिछले साल की, ठीक है। इसका मतलब है इस साल तो चलो पीछे कोई साल नहीं है, इस साल कितनी डेप्रिसिएशन होगी, इसका 5% यानी 10। इस साल कितनी होगी, इससे पिछला साल है उसके जितना भी कैपिटल था उसका जो है वो 5% यानी 10, और फिर कितनी होगी, इसका 5% यानी 12, इसका 5% यानी 14, और इसका 5% यानी 16। हमने डेप्रिसिएशन भी निकाल ली। ओके, अगर डेप्रिसिएशन हो उससे तो एसेट कम नहीं हो जाता, जी उससे एसेट कम हो जाता है। मुझे ये वाली बात समझ आ गई है, उससे एसेट जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, पहले साल आउटपुट था 100 तो कितना चाहिए, 200 थी कि हमने कर लिया। अगले साल जो है वो 100 चाहिए था, ठीक है, जिसका मतलब है आउटपुट कितना है, लेकिन उससे से डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, उसी साल डेप्रिसिएशन हो गई कितने की, 10 की। डेप्रिसिएशन बेटा कितने की हो गई जी, 10 की हो गई। ओके, इसका मतलब है ये 200
में से 10 डेप्रिसिएशन होगा, बाकी तो 190 बटा, तो हमें एक नई डेप्रिसिएशन नई इन्वेस्टमेंट करनी होगी कितने की जनाब 10 की, ठीक है 10 की। और क्यों? क्योंकि 200 जो है वो डेप्रिसिएट होके 190 हो गया। अगर हम 10 की डेप्रिसिएट करें तो ही हमारा गुजारा हो सकता है। ओके, फिर अगले साल कितने की चाहिए वो तो हमें पता है, ये जो है 240 की। पिछले साल कितनी थी 200 की, तो हमें नई कितनी पढ़नी पड़ेगी, हमें नई इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी 40 की, वो हमने की। लेकिन इसकी 10 की डेप्रिसिएशन भी तो हुई ना, तो 40 की न्यू, क्योंकि इसको 240 तक लाने, और 10 जो पिछला डेप्रिसिएट हो गया, तो टोटल हमें कितनी करनी पड़ेगी 50 की न्यू जो है नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह से ये 240 से 280 हुए तो 40 की न्यू, और ये 12 की डेप्रिसिएशन, टोटल हमें 52 की डेप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। ये आसान है, एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, एजम्पशन वगैरह हमने पढ़नी। एक्सीलरेटर प्रिंसिपल जो है उसकी कुछ लिमिटेशन है। हमने कहते हैं क्या लिमिटेशन, वो कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी हुई तो लिमिटेशन है। हाँ डेफिनेटली स्पेयर कैपेसिटी हुई तो नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि उसी में से चीज़ें बना के आपको देते रहेंगे। ओके, एडजस्टमेंट या टाइम लैग, जितने भी मामलात होते हैं, एक्सीलरेटर प्रिंसिपल है, जितने भी हैं, उन सब में ये ज़रूर है कि जनाब आपको क्या करना पड़ता है, आपको टाइम लगता है। ओके, उसके बाद जनाब ये वाली बात करने के बाद आगे वो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हैज़ नॉट रिचीव्ड, मतलब जो है एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, इफ द एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी हैज़ नॉट जनरेटेड, इफ वंस फुल एम्प्लॉयमेंट हैज़ रीच रिसोर्सेज लाइक, यानी रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड ना हुए हों। इस फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड ना हुए हों। कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। जो है ऊपर वाली बात का, अगर फुल्ली रिसोर्सेज आप हो गए तो फिर लिमिटेशन हो जाएगी, ये हम ऊपर भी पढ़ा है। ओके, कांस्टेंट कैपिटल रेशियो इज नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली एक बंदा को अगर 10 की डिमांड हो, ये हो सकता है वो 10 का ही क्या लगाए, जो है फैक्ट्री लगाए, लेकिन हो सकता है 10 की डिमांड हो तो दूसरा बंदा 20 की फैक्ट्री लगाए, तीसरा बंदा 40 की फैक्ट्री लगाए, तो इस तरह से ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। और आखिरी क्या है, सस्टेनेबल इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी डिमांड में काफ़ी देर का जो है वो काफ़ी देर के लिए आना चाहिए। ये ना हो कि 2-4 दिन के लिए है। डेफिनेटली जैसे बारिश हो लाहौर में तो एकदम से फैक्ट्रियाँ नहीं लगा लेंगे। हाँ, कोई बता दे कि 2-3 साल तक मुसलसल यहाँ पे लाहौर में बारिशें होनी है तो हाँ फिर फैक्ट्री लगाएंगे। तो सस्टेनेबल इंक्रीज इन डिमांड हो, अदरवाइज ये भी लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि भाई इसके ज़रिए कहता है कि जब भी जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई हो तो फिर एक दफ़ा क्या आता है, ठीक है, एक्सीलरेटर प्रिंसिपल, ठीक है। और अगर ये एक फैक्ट्री बंद कर दी जाए तो नेगेटिव मल्टीप्लायर आते बैक पे जाता है, और फिर क्या आ जाता है, यूँ समझ लें कि ये एक बिजनेस साइकिल होती है जो आप आगे पढ़ने लगते हैं। जब टॉप पे होते हैं तो गवर्नमेंट, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, और गवर्नमेंट उस महंगाई को रोकने के लिए क्या करती है जनाब, गवर्नमेंट उस महंगाई को रोकने के लिए कुछ कोशिश करती है, और जो है यूँ समझ लें कि टैक्स बढ़ा देती है या इंटरेस्ट बढ़ा देती है, तो एकदम से जो है कंजम्पशन कम होती है। जब कंजम्पशन कम होती है तो जो है इन्वेस्टमेंट कम होती है, जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो फिर नेशनल इनकम कम होती है। इसी तरह से नेगेटिव मल्टीप्लायर, ये फिर हम किस पे आ जाते हैं, रिसेशन पे, और फिर जो है किसकी तरफ आते हैं, ट्रफ पे आते हैं नीचे, और फिर ऐसा ऐसा रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। ये सारी बात वही लिखी हुई है। अगर हम इधर से देखें तो ये देखें, इनकम में पहले 10 का चेंज आया, फिर 20 का, फिर 30 का, फिर हम टॉप पे पहुंचे जिसको बूम कहते हैं, फिर ये कम होना शुरू हो गया, फिर लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचे, फिर बढ़ना शुरू होगा जिसको रिकवरी कहते हैं। तो ये इस तरह से बढ़ती जाती है। ये देखें, ये बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल में ये रिकवरी है, बूम पे पहुंचते हैं, फिर रिसेशन आती है, फिर ट्रफ यानी डिप्रेशन पे जा टकराते हैं, फिर रिकवरी स्टार्ट होती है, फिर बूम। तो ये एक जो है एक सर्कल बन जाता है जिसको बिजनेस सर्कल कहते हैं, बिजनेस साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। जब आप बूम पे होते हैं, ठीक है, जब आप बूम पे होते हैं तो उस टाइम पे हाई होती है एग्रीगेट डिमांड, हाई होती है एम्प्लॉयमेंट, हाई होती है बिजनेस कॉन्फिडेंस, हाई होती है इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट हाई होती है, बैंक क्रेडिट फुल्ली क्रेडिट दे रहे होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है। क्यों? उसके अब इससे तो निमटना है ना महंगाई से, इसी तरह से इन्फ्लेशन हाई होती है,
प्राइस लेवल होता है। जब आप रिसेशन पे होते हैं ये सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, और जब आप ट्रफ पे होते हैं तो ये कम से कम होती है। लिहाजा